नमस्कार। उत्थान क्लासेज में मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो अपनी उत्थान क्लासेज में प्राचीन भारत की जो सीरीज चल रही है तो उसमें अपने प्रथम टॉपिक पढ़ लिया है। अभी दूसरा टॉपिक चल रहा है। 8 टॉपिक मैंने बताए थे। जब पाठ्यक्रम करवाया था तो मैंने 8 टॉपिक आपको बताए थे प्राचीन भारत के। तो उनमें से पहला टॉपिक है प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के स्रोत अपना कंप्लीट हो गया। दूसरा और प्राचीन भारत की सभ्यताएं चल रही हैं, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता अपनी चल रही है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में अपन ने पहली चीजें 2-3 चीजें क्लियर पढ़ ली थी कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक है, विस्तार क्या क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रजाति क्या क्या है, और सिंधु घाटी सभ्यता का अतीत क्या है, और सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। ये सभी चीजें अपन ने शुरू से जो पहली क्लास थी, पहली और दूसरी क्लास, उसमें पढ़ ली है। आज हमें सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में, इसके प्राचीन प्रमुख स्थलों के विषय में पढ़ेंगे, और इनके बाद प्राचीन स्थलों की 2 या 3 या 4 क्लासेज जो होंगी, महत्वपूर्ण स्थल पढ़ेंगे। वैसे तो खूब सारे स्थल बने हैं भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। खूब सारे 1500, 1700 या 2700, 2800 के लमसम स्थल मिले हैं। तो उन स्थलों में से जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उन्हीं के विषय में अपन पढ़ेंगे। और अभी जो नया अपडेट आया है उसके विषय में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो परीक्षाओं में पूछा नहीं जा रहा है। कोई कभी कभी परीक्षाओं में सीधा प्रश्न पूछ लिया जा रहा है और रटने की दृष्टि से पूछ लिया जा रहा है। तो अपन रटने की दृष्टि से जो सीधे सीधे प्रश्न हैं, इसके प्रमुख स्थल हैं और इनकी जो किस नदी पे स्थित है, सागर या नदी पे स्थित है, और साथ में इसके उत्खनन करता या खोजकर्ता कौन है, ये प्रश्न सीधा सीधा परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो सीधा सीधा एक पर तो यही अपन याद कर लेते हैं। उसके बाद अपन प्रमुख स्थल है उसमें प्राप्त क्या क्या उसमें प्राप्त अवशेष हुए हैं उनके बारे में और इन स्थलों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। शुरू से इन स्थल और इनकी नदी और इसके खोजकर्ता के विषय में पढ़ लेते हैं। मतलब ये 3 चीजें याद कर लेते हैं। आप नियमित रूप से क्लास लेते रहिए, और यदि क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और दोस्तों को शेयर करने के बाद सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन जो है उसको ऑन करके रखिए कि जब भी क्लास अपलोड हो जाती है तो आपके पास पहुंच जाएगी। तो आप उस क्लास आपके पास से पहले पहुंचे और देख सके। अभी धीरे धीरे दीपावली के बाद अपने लाइव क्लासें भी लेने लग जाएंगे। दीपावली के बाद लाइव क्लासें लेंगी, नहीं कि पहले। उसके बाद अपने एक क्लास और बढ़ाएंगे, राजस्थान की इतिहास या कला और संस्कृति, दोनों में से या तो इतिहास पहले लेंगे या कला संस्कृति। कला संस्कृति ज्यादा महत्वपूर्ण है तो पहले सोचेंगे, कला और संस्कृति राजस्थान की पहले लेंगे। ठीक है। तो ये जो है स्थल और उसकी नदी और सागर, यानी कि इस नदी के किनारे है और उसके उत्खनन करता कौन है या खोजकर्ता कौन है, ये प्रश्न सीधा सीधा आरपीएससी सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या कोई भी केंद्र की और राजस्थान की भर्ती हो, उसमें सीधा सीधा ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आपको याद होना चाहिए। हड़प्पा एक स्थल है, हड़प्पा वो रावी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? और रावी नदी के किनारे है। और उसका दयाराम साहनी, दयाराम साहनी क्या है, इसके खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। किसके? हड़प्पा। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और दयाराम साहनी इसके खोज करता है। मोहनजोदड़ो दूसरा कौन सा है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है और राखलदास बनर्जी इसके खोज करता है या उत्खनन करता है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, राखलदास बनर्जी। लोथल भोगवा नदी के किनारे, एसआर राव इसके उत्खनन करता है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, इनके बारे में डीप से अपन अलग से पढ़ लेंगे। डीप यदि अपने को पढ़ना है तो हम अलग से इसके विषय में डीप से, यानी कि सभी स्थलों के बारे में अपन पूरे पढ़ेंगे। तो इसकी टेंशन आप फ्री रखो। कालीबंगा है वो घग्गर नदी के किनारे है, अमलानंद घोष से इसके खोज करता है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे, रोपड़ का है सतलज नदी के किनारे है और यज्ञदत्त शर्मा इसके क्या है? खोज करता है। कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे, फजल अहमद खां इसके खोज करता है। चहुंदड़ो सिंधु नदी के किनारे है और एन.सी. मजूमदार इसके क्या है? एन.सी. मजूमदार इसके खोज करता है। रंगपुर मादर नदी के किनारे है, एम एस वत्स इसके खोज करता है।
आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे जगदत्त शर्मा इसके खोज करता है। सुतकांगेडोर दास नदी के किनारे ऑरेल स्टेन इसके खोज करता है। बनवासी सरस्वती नदी के किनारे रविंद्र सिंह बिष्ट इसके खोज करता है। तो ये चीजें याद हो जानी चाहिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या लिख सकते हो। ये एक बेसिक है और इन स्थलों के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक तरफ हो जाता हूं। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं और इन सभी स्थलों के विस्तार से भी अपन पढ़ेंगे सभी स्थलों के बारे में। तो ये तो मैंने ऐसे याद करवाया कि एक बार इनको तो रटना है ही। प्रश्न ज्यादातर यही पूछ ले आभूषणों के बारे में या अवशेषों के बारे में, कौन कहां से क्या प्राप्त हुआ। ये प्रश्न तो बाद की बात है, कम पूछते हैं। लेकिन ये मिलान, कभी कभी मिलान पूछ लेते हैं नदियों के बारे में, 4 स्थान 4 नदियां, और या कभी कभी उसके उत्खनन करता सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन करता या खोज करता दयाराम कौन थे, दयाराम साहनी है। तो ये सीधा सीधा प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आप अपने अभी पहला स्थल पढ़ेंगे हड़प्पा, क्योंकि पहला स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा ही खोजा गया था 1921 में दयाराम साहनी द्वारा। तो सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो प्रथम स्थान था वो हड़प्पा खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता में, जॉन मार्शल के नेतृत्व में, है ना। तो अपने जो पढ़ेंगे वो पहला स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा। पहला स्थान पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा। तो आप हेडिंग डालिए हड़प्पा स्थल, और उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अपने इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो या साथ साथ लिख लो। तो दूसरे टॉपिक, पहला टॉपिक डालिए आप हड़प्पा। तो अपन ने पहले भी बात की थी कि हड़प्पा सभ्यता का प्रथम स्थल जो खोजा गया था वो दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा स्थल खोजा गया था। और सर जॉन मार्शल जब भारतीय पुरातत्व के तत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के निदेशक बन के आए थे, उसके बाद उसने पूरे भारत में उत्खनन करता लगा दिए थे। तो सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज हुई, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा स्थल भी कहा जाता है, कि हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है क्योंकि दयाराम साहनी ने सबसे पहले इसकी खोज की थी। ये पाकिस्तान के मोंटमोगरी स्थान पर स्थित है जो पंजाब प्रांत में है। वर्तमान पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था जब ये खोजा गया था 1921 में, क्योंकि 1947 में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था, तब ये स्थान पाकिस्तान में चला गया था। लेकिन भारत में यानी कि खोजा गया सिंधु सभ्यता का प्रथम स्थल हड़प्पा था। तो ये स्थल दयाराम साहनी ने कब खोजा? 1921 में खोजा। कब खोजा? 1921 में खोजा। कब खोजा? 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा। और रावी नदी पे खोजा गया। कभी कभी पूछ लिया जाता है कौन से तट पे छोड़ा? रावी नदी के बाएं तट पर। रावी नदी यानी कि ये जो रावी नदी की मान लो ये बह रही है, इसके बाएं तट पे, कौन से तट पे? बाएं तट पे। बाएं तट पे ये खोजा गया है। कौन से तट पे? बाएं तट पे खोजा गया है। कभी कभी अपन रावी नदी याद कर लेंगे, और कभी कभी परीक्षा में यदि डीप चला जाता है जो पेपर बनाने वाला, तो वो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि रावी नदी के कौन से तट पर हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, हड़प्पा नामक स्थल की खोज हुई। तो बाएं तट पर इसकी खोज होती है। और ये मोंटमोगरी जिला पंजाब वर्तमान पाकिस्तान में है। इसके उत्खनन करता है, यानी कि 2 बार हड़प्पा का उत्खनन हुआ, 1826 और 1926 और 1946 में, सॉरी 1926 और 1946 में 2 बार हड़प्पा का क्या हुआ? उत्खनन हुआ। 1926 में क्या? माधव स्वरूप वत्स ने। 1926 में किसने क्या? माधव स्वरूप वत्स ने। और जबकि 1946 में क्या? मार्टिन व्हीलर ने। मार्टिन व्हीलर ने। किसने क्या? मार्टिन व्हीलर ने। और इसके बारे में स्टूट पिगेट महोदय ने हड़प्पा स्थल के बारे में कहा कि ये स्थल अर्ध औद्योगिक नगर था। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, स्टूट पिगेट ने कहा कि ये दोनों सिंधु घाटी सभ्यता की एक जुड़वा राजधानी थी। क्या थी? जुड़वा राजधानी थी। जबकि राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार दशरथ शर्मा ने कहा था कि
कालीबंगा भी, हड़प्पा, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो, यानी कि कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। ये दशरथ शर्मा ने कहा था। तो हड़प्पा के बारे में स्टूट कहा कि स्टूट पिकट महोदय ने कहा कि अर्ध औद्योगिक नगर था। यहाँ व्यापार, वाणिज्य और उसके समागम, तकनीकी, धर्म कार्यों का संकलन था। और ये दुर्ग मतलब यानी कि हड़प्पा सभ्यता दो भागों में विभाजित थी। जो हड़प्पा टीले की खोज हुई तो पता चला कि ये दो भागों में विभाजित था, एक पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला। एक पूर्वी टीला और दो स्थानों पर बसा हुआ था, दो जगह बसा हुआ था, एक तो पश्चिमी टीला, एक पूर्वी टीला। पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा जाता है, पश्चिमी टीले को क्या कहा जाता है, दुर्ग टीला कहा जाता है। जबकि पूर्वी टीले को अपन कौन से टीले कहते हैं, पूर्वी टीले को नगर टीला कहा जाता है। नगर टीले में सामान्य लोग, जो वहां पे जो सामान्य लोग थे, सामान्य लोग थे, वो निवास करते थे। किसमें, पूर्वी टीले में। जबकि पश्चिमी टीले में कौन कौन निवास करता था, पश्चिमी टीले में प्रशासनिक वर्ग के, कौन से, प्रशासनिक, जो प्रशासन देखते थे, प्रशासनिक वर्ग के लोग निवास करते थे। मेरा ये ध्येय रहता है कि जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं वो क्लास में ही याद हो जाए, जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं वो क्लास में ही याद हो जाए, आपको कहीं और दूसरे स्थान पर भी जाने की संभावना नहीं। इतना भी यहाँ मिल जाएगा आपको उत्थान कला में कि कहीं दूसरी जगह पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसमें क्या है कि अपन पहला स्थल देखा हड़प्पा। हड़प्पा की खोज 1921 दयाराम साहनी ने, उसके उत्खनन करता, यानी कि 2 बार इसकी खुदाई हुई, उत्खनन हुआ, तो 1926 और 1946। 1926 में माधव स्वरूप वत्स ने और 1946 मार्टिन वेलर ने। ये स्थान है कहां पर, मोंटगोमरी जिला पंजाब, वर्तमान देश पाकिस्तान में है। जबकि जब इसकी खोज हुई तो ये भारत का ही हिस्सा था, ये भारत का ही हिस्सा था। तो किसके निर्देशन में हुई, उस समय जो निर्देशक थे भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग के, तो वो थे सर जॉन मार्शल। इसके निर्देशन में ये कार्य हुआ। ठीक है, तो ये चीजें आपको, और कौन सी नदी, रावी नदी के बाएं तट पर, और ये 2 भागों में विभाजित था, 2 भागों में विभाजित था, एक पूर्वी टीला, एक पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला नगर टीला था, पश्चिमी टीला दुर्ग टीला था। नगर टीले में सामान्य लोग रहेंगे, नगर के पूरे, और दुर्ग टीले में राजा महाराजा जो वहां के प्रशासन चलाते थे, यानी कि प्रशासनिक वर्ग के लोग रहते थे। स्टूट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर दिया। यहाँ पर सामाजिक और व्यापार, वाणिज्य और धर्म से अनेक कार्यों में भी यहाँ के लोग संलग्न रहते थे। और स्टूट पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा है, जुड़वा राजधानी सिंधु घाटी सभ्यता की कहा है। ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। मैंने 2 बार बता दिया, आपको क्लियर हो जानी चाहिए। आप लिख लो एक बार, ये चीजें उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो इनका। ले लिया, ओके। आगे लिखो इसके बारे में, इससे महत्वपूर्ण कौन कौन से अवशेष मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता से कौन कौन से अवशेष मिले हैं, ये आप लिखिए। तो अपन जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या अवशेष मिले, हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या अवशेष मिले, किन किन चीजों के कौन कौन से अवशेष मिले, और वो अवशेष कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। अवशेष तो खूब ज्यादा मिले हैं हड़प्पा से, लेकिन अपन महत्वपूर्ण जो अवशेष हैं वो ही लिखेंगे, महत्वपूर्ण अवशेष हैं वो ही लिखेंगे। तो कौन कौन से अवशेष हैं, बिना धड़ की एक पाषाण मूर्ति मिली है, बिना धड़ की एक पाषाण मूर्ति मिली है, जिसने ओढ़ रखा है एक चादरा, उस पर कशिकदारी की गई है। तो वो उसके ऊपर मैं कला और संस्कृति जब पढ़ाऊंगा, इसकी संस्कृति पढ़ाऊंगा, कला पढ़ाऊंगा, तो उसके ऊपर मैं ये प्रश्न लेके आऊंगा, अलग से प्रश्न लेके आऊंगा आपको। उन प्रश्नों में इनका व्याख्यात्मक व्याख्या करेंगे सिंधु घाटी सभ्यताओं के प्रश्नों के रूप में। तो बिना धड़ की एक पाषाण मूर्ति है, बिना धड़ की एक क्या है, पाषाण मूर्ति है। और
एक कब्रिस्तान मिला है, एक कब्रिस्तान मिला है जिसको नाम दिया है कब्रिस्तान R37। R37 कब्रिस्तान मिला है। कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले और कब्रिस्तान के साक्ष्य हड़प्पा से मिले और उस कब्रिस्तान, यह परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि R37 कब्रिस्तान कौन से स्थान से मिला है। तो R37 कब्रिस्तान हड़प्पा स्थान से मिला है। कहां से मिला है? हड़प्पा से मिला है R37। मैंने सीधे सीधे इसीलिए उतारे। एक कांसे का दर्पण मिला है, दर्पण, कांसे का दर्पण मिला है। हड़प्पा की 2 पंक्तियों में 6 अन्नागार मिले। अन्नागार मतलब अनाज रखने के, यानी कि पंक्तियों में मिले 1 2 3 4 5 और 6। ये ऐसे चबूतरा मिला है बीच में, फिर ये 6, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6 अन्नागार, यानी कि अनाज रखने के 6 स्थान मिले हैं। क्या मिले हैं? 6 स्थान मिले अनाज रखने के लिए। 1 2 3 4 5 6 और पंक्तियों में मिले हैं 6 एक साथ। और इन्हीं के पास इनके क्या मिले हैं? श्रमिक आवास मिले हैं, यानी कि इनकी रखवाली करने के लिए श्रमिक आवास भी मिले हैं। इन्हीं के पास क्या मिले हैं? श्रमिक आवास भी मिले हैं। क्या मिले हैं? श्रमिक आवास भी मिले हैं। क्या? हड़प्पा से 2 पंक्तियों में 6 अन्नागार मिले हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। इन 6 अन्नागार मिले हैं। बीच में चबूतरा मिला है, अनाज के दाने मिले हैं। वो मैं इसलिए नहीं लिखा रहा, क्यों नहीं लिखा रहा कि वो बहुत ज्यादा स्थानों पे भी और स्थानों पे भी मिले। तो 6 अन्नागार मिले हैं। 6 क्या है? अनाज रखने के लिए कोठे मिले हैं, ये मान लो 6 अन्नागार मिले हैं। और उन्हीं के पास में श्रमिक आवास भी मिले हैं। क्या मिले हैं? श्रमिक आवास भी मिले हैं। ठीक है, ये चीज याद हुई। प्रसाधन मंजूषा ये बहुत जगह मिलेंगे, ये बहुत जगह मिलेंगे, यानी कि श्रृंगार पेटी मिली है, ये बहुत जगह मिलेंगी। तो ये प्रश्न इनमें से नहीं पूछे। सर्वाधिक अलंकृत मोहरे, सर्वाधिक अलंकृत मोहरे, अलंकृत मतलब उनके चित्रकारी का, उनके चित्र, उसके ऊपर एक श्रृंगी बैल, कुबड़दार बैल, हिरण, व्याघ्र, है ना, हिरण, व्याघ्र, मातृ देवी, इन सभी के चित्र, यानी कि किस किस के? एक श्रृंगी बैल, कुबड़दार बैल, हिरण, मातृ देवी, व्याघ्र आदि के चित्र इनके ऊपर मिले हैं। किसके ऊपर? मोहरे जो मिली हैं। और ये मोहरे जो निर्मित हुई, ये निर्मित किससे थी? ये निर्मित थी सेल खड़ी से। सेल खड़ी, ये सेल खड़ी से निर्मित मोहरे थी। किससे निर्मित थी? सेल खड़ी से निर्मित मोहरे थी। कौन सी? सर्वाधिक अलंकृत मोहरे मिली है यहाँ पर। और सर्वाधिक मोहरे आप नोट लगा के लिख लो, या मोहनजोदड़ो में मैं लिखा दूंगा कि सर्वाधिक जो मोहरे मिले हैं वो मिली है मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक जो मोहरे मिली हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता में मिली हैं, जबकि सर्वाधिक अलंकृत जो मोहरे मिली हैं वो मिली हैं हड़प्पा से। अलंकृत का मतलब है इनके ऊपर चित्रकारी की गई थी। इनके ऊपर क्या की गई थी? चित्रकारी की गई थी। एक श्रृंगी बैल दे दिया, एक कुबड़दार बैल दे दिया, हिरण दे दिया, व्याघ्र दे दिया, मातृ देवी का चित्र दे दिया। तो ये जो चित्रकारी की गई थी, ये हड़प्पा सभ्यता वालों पे ज्यादा की गई है कि हड़प्पा जो स्थान है वहां पे जो मिली है उस पे ज्यादा की गई थी, जबकि सर्वाधिक मोहरे मिली हैं वो मोहनजोदड़ो से मिली है। ये मोहरे 3 प्रकार की थी। आयताकार थी, ये सर्वाधिक मोहरे मिली हैं, यानी कि सर्वाधिक जो मोहरे मिली हैं वो आयताकार मोहरे मिली हैं, वर्ताकार मोहरे मिली हैं, वर्गाकार। 3 तरह की मोहरे हड़प्पा स्थल से मिली हैं। एक तो आयताकार मिली है, एक वर्ताकार मिली है और एक वर्गाकार मिली है। आयताकार मोहरे ये सर्वाधिक मिली है, वर्ताकार मोहरे उससे थोड़ी मिली है, वर्गाकार मोहरे और थोड़ी मिली है ना। तो सर्वाधिक जो मोहरे हैं वो आयताकार हैं। और जो ये मोहरे हैं ये निर्मित किससे हैं? ये निर्मित किससे हैं? ये निर्मित है सेल खड़ी से निर्मित है। और हड़प्पा सभ्यता से एक स्त्री के गर्भ से, यानी कि पेट से, यानी कि एक स्त्री के गर्भ से क्या निकल रहा है? एक पौधा निकल रहा है। निकलते हुए एक पौधे की मरण मूर्ति मिली है। क्या मिलती है? मरण मूर्ति मिली है। किसकी? एक स्त्री के गर्भ से पौधे की, किसकी? पौधे से क्या निकलते हुए?
पौधा निकलते हुए गर्भ से मरण मूर्ति मिली है और उसको मातृ देवी का नाम दिया गया, यानी कि पृथ्वी देवी का नाम दिया गया है। उसको क्या नाम दिया गया? उर्वरा देवी, पृथ्वी देवी, इनका नाम दिया गया है। और क्या मिला है? श्रमिक आवास मिला है, ये मैंने पढ़ा दिया। तो ये चीजें हैं कि एक बिना धड़ की पाषाण मूर्ति मिली है, एक बिना धड़ की पाषाण मूर्ति मिली है। R37, ये महत्वपूर्ण है, याद कर लेना। R37 हड़प्पा से मिला है। कांसे का दर्पण मिला है। हड़प्पा की दो दो पंक्तियों में 6 अन्नागार मिले हैं, दोनों पंक्तियों में मिले हैं। उन्हीं के पास उनके श्रमिक आवास मिले हैं। सर्वाधिक अलंकृत मोहरें मिली हैं, जबकि सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो में हैं। आयताकार मोहरें सर्वाधिक मिली हैं और वर्ताकार हैं, वर्गाकार हैं और ये अलंकृत हैं। तो इसके ऊपर बेल, एक श्रृंगी बेल, कुबरदार बेल, हिरण, व्याघ्र, मातृ देवी आदि का चित्र मिला है और ये शेर खड़ी से निर्मित है। हड़प्पा से स्त्री के गर्भ से एक पौधे निकलते हुए मरण मूर्ति मिली है, जिसको उर्वरा देवी या पृथ्वी देवी कहा गया है। और श्रमिक आवास मिले हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लेना। नोट्स के आधार पे मैं लिखा रहा हूँ, नोट्स की तरह मैं आपको लिखा रहा हूँ। थोड़ा सा और बताया हड़प्पा, आज हड़प्पा खत्म करके कल मोहनजोदड़ो या अन्य और स्थल पढ़ लेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लिया? वैसे तो हड़प्पा स्थल है, इसके महत्वपूर्ण अवशेष और भी हैं, लेकिन जो इतने महत्वपूर्ण नहीं है, परीक्षा में आने की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण नहीं है वो मैं नहीं लिखा रहा, आपको वही लिखा रहा हूँ जो महत्वपूर्ण है। और ऐसे लिखा रहा हूँ कि आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, इससे आपके नोट्स एकदम बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। ये क्लास ऐसा का ऐसा आप कॉपी में लिख लीजिए, आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे, आप याद करके देखिए। मेरे को उम्मीद है कि आरपीएससी और राजस्थान से पढ़ाए हुए से जरूर आ जाएगा कि 70% या 80% यदि आते हैं। तो अभी रिजल्ट आप देख रहे हो किस प्रकार से रह रहा है। तो 70-80% अपने नोट से आपने पढ़ाए हुए से आ जाते हैं तो अच्छा रहता है। और ये कोई भी नहीं कह सकता कि मेरा पढ़ा हुआ बिल्कुल आएगा। तो मैं तो सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ, आपको याद बिल्कुल सब कुछ है, लेकिन ये मान लो कि आपको सिर्फ गाइड करने का काम मेरा है। तो हड़प्पा से और अन्य अवशेष क्या क्या मिले हैं या क्या चीजें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, महत्वपूर्ण तथ्य जो मैं हड़प्पा के बारे में बता रहा हूं। कभी कभी पूछ लिया जाता है तथ्य है तो महत्वपूर्ण पूछ लिया जाता है कि जो हड़प्पा स्थल है, ये जो हड़प्पा स्थल है मैंने लिखा है, ये हड़प्पा स्थल लगभग 5 किमी परिधि में फैला मिला है। जो हड़प्पा का स्थल मिला है ये लगभग 5 किमी परिधि में फैला हुआ मिला है। कौन? हड़प्पा स्थल 5 किमी यानी कि 5 किमी परिधि में फैला हुआ मिला है। हड़प्पा स्थल जो मिला है दयाराम साहनी को, खोजकर्ता को। और इसके जो दुर्ग टीला था, दुर्ग टीला कौन सा टीला है? पश्चिमी टीला। कौन सा टीला है? पश्चिमी टीला। जहां पर कौन रहते हैं? प्रशासनिक वर्ग के लोग, प्रशासनिक वर्ग के लोग रहते हैं ना, वो टीला है। वो टीला जो को मार्टिन व्हीलर ने, उस किले को मार्टिन व्हीलर ने माउंट एबी नाम दिया है। कभी कभी पूछ लेता है, जब किस्मत खराब होती है अपन नहीं याद करते हैं, ऐसी बातें जो छूट के रह जाती है, और कभी किस्मत खराब होती है तो कभी कभी ऐसी बातें पूछ लिए जाते हैं। दुर्ग टीला जो पश्चिमी टीला है, प्रशासनिक वर्ग के लोग रहते हैं उसमें, तो उसको मार्टिन व्हीलर ने माउंट एबी नाम दिया है। क्या नाम दिया है? माउंट एबी नाम दिया है उस टीले को। और हड़प्पा सभ्यता का जो कब्रिस्तान है वो दक्षिण से प्राप्त हुआ है, दक्षिण दिशा से, यानी कि हड़प्पा के दक्षिण से प्राप्त हुआ है। और ये कब्रिस्तान को R37 जो अपन नाम दिया है कि इसके कब्रिस्तान को अपन नाम क्या दिए हैं? R37 नाम दिया है। वो कहां से प्राप्त हुआ है? दक्षिण से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? दक्षिण से प्राप्त हुआ है, दक्षिण दिशा से। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा से जो कब्रिस्तान R37 प्राप्त हुआ वो कौन सी दिशा, हड़प्पा की कौन सी दिशा में स्थित है? तो R37 दक्षिण दिशा में स्थित है। ये मैंने बात पूरी हड़प्पा मैंने पढ़ा दिया। कल अपन मोहनजोदड़ो और अन्य स्थल आगे पढ़ाए जाएंगे तो वो पढ़ेंगे। बड़ी क्लास से नहीं ले रहा, एक एक आराम से खाओ, ताता खाओगे तो मुंह भर जाओ, तो ठंडा ठंडा करके खाओ, आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज अपन ने प्रमुख स्थल में से हड़प्पा एक प्रमुख स्थल पढ़ लिया है। तो आगे देखते हैं कि कौन कौन से स्थल, कल आप 2 स्थल करवाने की कोशिश करेंगे, फिर छोटे छोटे स्थल हैं तो
2 या 3 क्लासों में पूरे स्तर में हो जाएंगे, और फिर 2 क्लासों में इसकी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और पशुपालन या कृषि जो भी है वो पूरी खत्म है, इसको पूरा खत्म कर देंगे। इस मानव अगले सप्ताह तक इसको खत्म कर देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, राम राम। यदि क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक करिए क्लास को, कमेंट करिए क्लास में। यदि आपको कोई कमी लगती है तो उसको कमेंट करके उजागर कीजिए, तो मेरे को भी पता चले कि ये इस क्लास में कमी है, इसको मेरे को सुधार करना है। तो आपका कमेंट है मेरे लिए फायदेमंद है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, दोनों तरह को फायदेमंद रहेगा मेरी तरफ से मेरे को। तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर अपने दोस्तों को। यदि क्लास आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को कहिए कि ये क्लास देखिए। धन्यवाद, राम राम।